वक्त की रफ्तार। गुड मॉर्निंग विजयराज जी। गुड मॉर्निंग ब्रह्मा जी। आज सुबह सुबह कैसे आ गए? मुझे आपसे कुछ पर्सनल बातें करनी थी। हाँ तो कीजिए, हाँ सब घर वाले हैं। मुझे विलास के विल के बारे में बातचीत करनी थी। विलास की विल? मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल विजयराज जी, आज से लगभग 1 महीने पहले विलास ने ये विल मुझसे बनवाया था, जिसके कागजात इस लिफाफे में सील है। लेकिन भैया ने तो हमें कभी इस बारे में बतलाया नहीं। हाँ, वो बताना तो नहीं चाहता था, तो विलास ने मुझसे एक बात साफ साफ कही थी कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये लिफाफा सिर्फ चाचा जी को ही देना है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि विलास को विल बनानी पड़ी? ये तो मैं भी नहीं समझ पाया हूं, पर कुछ न कुछ तो बात जरूर होती होगी। तो मैं इजाजत लूं। इसका मतलब विलास जानता था कि कुछ होने वाला है। पापा, हमें इसे खोल के पढ़ लेना चाहिए। हाँ डैडी, शायद विलास भैया ने इसमें कुछ मेंशन किया हो। हमें ये विल खोल के पढ़ लेनी चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। विक्रांत, ये मेरे सेफ में रख दो। क्या हुआ विक्रांत? कुछ नहीं मंथन। हमेशा विलास भैया इस कुर्सी पर बैठा करते थे। आज ये कुर्सी खाली देखकर उनकी याद आ रही है। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं विक्रांत, लेकिन एक बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई कि इतनी रात गए बगैर किसी को बताए विलास जी को महाबलेश्वर खंडाला रोड पर जाने की क्या जरूरत थी? यही सवाल तो मेरे जहन को बार बार कुरेद रहा है। इतनी रात गए एक पुल के रेलिंग पर रुकना कुछ समझ में नहीं आता। विक्रांत, मुझे तो लगता है या तो उनकी गाड़ी खराब हो गई थी या फिर उन्होंने जानबूझकर मेरा मतलब है कि कहीं आत्महत्या तो नहीं? नहीं मंत्र, विलास भैया इतने कमजोर नहीं हो सकते कि अपनी जिंदगी इस तरह खत्म कर दें। और फिर हमारे पास सबूत क्या है कि वो जिंदा नहीं है? कम से कम उनकी लाश तो मिलती। विक्रांत, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे ये घटना काफी मिस्टीरियस लगती है। उस रात को उनकी गाड़ी का वहां जाकर खराब होना, या फिर उनकी गाड़ी का पुल से गिरना, और फिर सारी लाशें मिलना सिर्फ एक को छोड़कर। अच्छा विक्रांत, उस शाम तुम ऑफिस में थे? पता नहीं मुझे, उस दिन मैं ऑफिस में नहीं था। शायद गिरधारी लाल जी कुछ जानते हो। गिरधारी लाल जी, जरा अंदर आइए प्लीज। मैं कमिंग? गिरधारी लाल जी, जिस शाम ये हादसा हुआ था उस दिन भैया ऑफिस आए थे? आए थे। काफी परेशान लग रहे थे। परेशान? हाँ, उस फाइल को लेकर। लेकिन उस फाइल से उनका क्या ताल्लुक? वो बड़े बाबू के बारे में पूछ रहे थे, क्योंकि बड़े बाबू वो फाइल लेकर कहीं गए थे। पापा फाइल लेकर कहां गए थे? बताइए गिरधारी लाल जी।
ये बातें जानना हमारे लिए जरूरी है। उस दिन वो डीएम से मिलने गए थे, विलास बाबू की जिंदगी का सौदा करने के लिए। क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूं। इसका मतलब है इसमें डीएम और भोसले का हाथ है। हाँ, और मैंने बड़े साहब को एक बार आगाह भी किया था। मंथन, भैया को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसाया गया था जिसमें से वो निकल ना सके। विक्रांत, मेरा तुमसे वादा है, इस चक्रव्यूह को तोड़कर रास्ता मैं निकालूंगा। डैडी, एक बात पूछ सकता हूं आपसे? पूछो। आपने ये बात क्यों छुपाई मुझसे? आप डीएम को मिलने गए थे, आप उसे फाइल भी दे आए हैं। आप जानते हैं डीएम किस तरह का आदमी है, फाइल लेने के बाद वो आपकी जान भी ले सकता है। उस वक्त मेरी जान से कीमती कोई और जान थी। लेकिन डैडी, विक्रांत, ये वक्त का तकाजा था। हेलो मंथन, मैं नंदू। हाँ बोलो नंदू, डीएम की कोई नई चाल के बारे में मालूम पड़ा क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं, पर अगर कुछ है तो सबसे पहले मुझे ही खबर मिलेगी। वैसे ये जीजा और साला है नर्क के साहूकार और चौकीदार। दुनिया भर का पूरा काम दोनों मिलकर ही करेंगे। लेकिन जब से ये चौकीदार कुछ बाहर चला गया है तो डीएम ठंडा हो गया है, एकदम अकेला पड़ गया है। चौकीदार मतलब यू मीन भाव साहब? हाँ वही, भाऊ साहब बाहर चला गया है ना। ये भाव साहब कितने दिन पहले गायब हुए? हफ्ते भर पहले। हफ्ता भर पहले? नंदू, हफ्ता भर पहले तो विलास राव को भी एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद उनकी लाश नहीं मिली। और हफ्ता भर पहले ये, तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो? यही कि भाव साहब और विलास राव दोस्त थे, ये लोग आपस में मिलते रहते थे। और हफ्ता भर पहले विलास राव का एक्सीडेंट हुआ और हफ्ता भर पहले ये भाव साहब गायब हो गए। मुझे दाल में जरूर कुछ काला लगता है। भाऊ साहब जहां हैं वहां तो पूरी दाल ही काली है। तुम घबराओ नहीं नंदू, मैं इस काली दाल को पकने ही नहीं दूंगा। क्या बात है रजनी? कुछ नहीं। कहीं तुम विलास के बारे में तो नहीं सोच रही? हाँ, इतनी दूर शहर से उसका हाईवे पे आना। सीधी सी बात है, हीरालाल ने हमें बताया था ना कि हमारे जाने के बाद विलास वहां आया था। बस हमारा पीछा करते करते मौत ने उसका पीछा किया। मगर उसकी लाश अभी तक मिली नहीं है, और अगर वो जिंदा हो तो? अगर ऐसा हुआ तो उसकी जिंदगी की दूसरी किश्त हम पूरी करेंगे। मगर रात को महकने वाले रजनीगंधा के इन फूलों का इस तरह मुरझाना अच्छी बात नहीं है। हेलो, कौन? हेलो सर, मैं हीरालाल बोल रहा हूँ साहब।
इतनी रात गए फोन क्यों किया तूने? वो इंस्पेक्टर मैडम से मिलने हैं। तो बेवकूफ, उससे कहो कि मैडम महाबलेश्वर गई है शूटिंग के लिए। ये शूटिंग है या मीटिंग है भोसले? कौन हो तुम? मैं पंडरी, इंस्पेक्टर पंडरीनाथ पाचपुते, तुम्हारी और रजनीगंधा की रिश्तेदारी को जानने वाला दूसरा आदमी। पहला तो वो विलासराव था ना जिसको तुम लोगों ने दुनिया से बात कर दी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे बक नहीं रहा हूं। और एक बात ध्यान से सुनना भोसले, तुम दोनों ने मिलकर जो विलास के साथ किया है ना, वो कानून को सब मालूम पड़ गया। इससे तुम्हारे लिए वो लोहे की चूड़ियां बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? अरे जानता हूं, एक बहुत ही घटिया आदमी से बात कर रहा हूं मैं। हाँ, और तुम्हारे जैसे घटिया आदमी को हमारी शराफत की लैंग्वेज में कचरा पेटी कहते हैं, सोसाइटी का कचरा। तो तुम्हारे जैसे कचरे को सोसाइटी के बाहर निकालने के लिए ये काम कानून ने मेरे को सौंपा है, समझा क्या? किसका फोन था? कोई इंस्पेक्टर था, कह रहा था कि तुम्हारे, मेरे और विलास के बारे में सब कुछ जानता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इंस्पेक्टर कौन है? अभी देखा ना मैं कैसा इंस्पेक्टर है? हाँ? मेरे को एकदम बराबर बोलने का, झूठ नहीं बोलने का। ये भोसले और रजनी के संबंध के बारे में विलास बाबू को मालूम था? हाँ बोल। विलास जाते थे, भोसले आते थे। और क्या, हमेशा विलास बाबू को बर्बाद करने की बात ही भोसले साहब करते थे। अच्छा, अभी ये जो तूने मेरे को बताया ना, इसके बारे में किसी और को नहीं बताने का, समझ गया ना? नहीं तो क्या? आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? मुझे इसी वक्त बंबई जाना होगा। लेकिन इतनी रात को, और मैं यहाँ अकेली। समझने की कोशिश करो रजनी, मेरा जीजा जी से इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन देखो, तुम चिंता मत करो, मैं यूं गया और यूं आया, बस यू जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कम ऑन रजनी, यू आर अ ब्रेव गर्ल, यू कैन डू इट। कम ऑन, आई सी यू सून। ओके, बाय बाय, टेक केयर। लेकिन तुम इतने दिनों तक? क्या बताओ दीदी, वैसे तुम तो जानती ही हो कि जब भी मुझे बंबई में घुटन महसूस होती है तो मैं यहाँ के समुद्र सतह से कुछ 1000 फीट ऊपर चला जाता हूँ। अगर तुम्हारे जीजा जी को यह पता चल जाए कि उस ऊंचाई पर तुम कितनी नीचे गिरी हुई औरतों के साथ जाते हो, तो वो कितने नाराज हो जाएंगे। ये भी कभी सोचा है तुमने? अरे फिक्र क्यों करती हो दीदी, उनकी नाराजगियों को खुशी में बदलना ही तो मेरा काम है। कह दूंगा कि आपके वोट बैंक में कुछ नए लोगों के अकाउंट्स खुलवाने के लिए राज्य के कुछ गहरे हिस्सों में घुस गया। तुम्हारी इन हरकतों के कारण देखना, एक दिन तुम बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाओगे। अरे दीदी, जिस परिवार से हम लोग जुड़े हैं ना, वहां परेशानी आती नहीं, वहां से लोगों तक जाती है। सर, ये पेपर्स को पलट कर क्या देख रहे हैं? वैसे ये वही फाइल है ना जिसकी वजह से आप हमेशा परेशान रहते थे सर? हाँ, ये वही फाइल है। हम ये देख रहे हैं कि कहीं देश रतन ने हमें बेवकूफ बनाने के लिए इन पेपर्स की जगह रद्दी के कागज तो नहीं रख दिए। तो क्या सर इसमें? ओरिजिनल फाइल है जिसमें हमारे डगमगाते हुए कदमों का जिक्र है। अब क्योंकि ये फाइल हमारे कब्जे में है तो इसका मतलब है कि हम कभी बहके ही नहीं। आपकी बात सही है सर, लेकिन मुझे अभी भी एक डर लग रहा है सर। किस बात का डर? अगर विजय राज ने इन पेपर्स की ज़ेरॉक्स करवा कर अपने पास रख ली हुई तो हमें फिर से रोना पड़ जाएगा सर। मधुकर, तुम्हारी शक्ल दिन ब दिन भाऊ साहब की तरह मनहूस होती जा रही है, इसलिए उसी की तरह तुम ये बेवकूफी की बातें करते रहते हो।
समझो कि तुम ओरिजिनल हो। वो तो मैं हूं ही सर। और तुम्हारा कोई हमशक्ल मेरे पास आ जाता है मेरा दाहिना हाथ बनने के लिए, तो क्या मैं उसे अपने पास रख लूंगा? नहीं, ये कैसे हो सकता है सर? मेरी जगह कौन ले सकता है? इसलिए जेरोक्स की कोई अहमियत नहीं है और दुनिया का कोई भी कानून जेरोक्स को ठोस सबूत नहीं मानता। समझ गया सर। सर वो आजकल भाऊ साहब कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो? सुना है कि बंबई में ही है, लेकिन हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। पता नहीं ये सारे साले अपने जीजाओं के सामने आने से घबराते क्यों हैं? सर इसमें मैं क्या बता सकता हूँ, मेरी तो खुद अभी तक शादी नहीं हुई सर। और सर क्या सोच रहे हैं जी? सोच रहा हूं जिस तरह विजयराज ने इस फाइल के जरिए मेरी शांति गिरवी रखी थी, उसी तरह मैं उसका सुकून छीनना चाहता हूं। मैं आपका राइट हैंड हूं सर, और आपके दिल के दर्द को मैं अच्छी तरह समझता हूं। मेरे पास भी कुछ ऐसे पेपर्स हैं सर, जिनमें विजयराज तो नहीं, लेकिन उसका भतीजा जरूर फंस सकता है सर। क्या कह रहे हैं? सर विलास ने मेरे से 25 लाख रुपया लिया था, और मेरी चालों की वजह से वो 25 लाख 25 करोड़ बन गया है सर। और आज की तारीख में विलास मेरा 25 करोड़ का कर्जदार है, और ये पैसा वापस करना इतना आसान काम नहीं है सर। फिलहाल तो तुम एक मरे हुए आदमी के लेनदार हो। बहरहाल उन पेपर्स को संभाल कर रखो, क्योंकि कभी कभी ये कागज के बेजान टुकड़े जीते जागते इंसानों की नींदें हराम कर देते हैं।